बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, इल्तुतमिश पर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इल्तुतमिश को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक उसे खरीदता है और फिर इल्तुतमिश भारत का सुल्तान बन जाता है। अब इसके आगे सुनिए। 1227 में जब इल्तुतमिश का बादशाह को हराकर वापस मुल्तान भेज देता है तो उसके बाद माहौल शांत होने लगता है, हर तरफ अमन होता है कि अचानक एक बड़ी घटना घट जाती है। 1220 ईस्वी में मंगोल ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी पर अटैक कर देते हैं। ये हमला क्यों होता है? दरअसल चंगेज खान अपने कासिद के साथ जलालुद्दीन मंगबरनी को ये पैगाम भेजता है कि तुम हमारे अंडर में हुकूमत करो, नाम तुम्हारा चलेगा, बस असल हुकूमत हमारी होगी। ये बात जलालुद्दीन मंगबरनी को लग जाती है और वो चंगेज खान के कासिद की गर्दन काटकर वापस चंगेज खान को भेज देता है। ये काम करके जलालुद्दीन मंगबरनी ने मानो अपनी बर्बादी को दावत दे दी थी। चंगेज खान अपने खूंखार सेना लेकर जलालुद्दीन के साम्राज्य पर हमला कर देता है, पूरा शहर जला के राख कर देता है। जलालुद्दीन वहाँ से जान बचाकर भागता है और पंजाब, जहाँ पहले जलालुद्दीन मंगबरनी के डर से ताजुद्दीन यिल्दिज भाग कर आया था, अब उसी पंजाब इलाके में खुद जलालुद्दीन मंगबरनी भाग कर आता है। इस वक्त पंजाब के कुछ इलाकों पर खोखरों की हुकूमत थी। ये वही खोखर थे जिससे आखिरी वक्त में मोहम्मद गोरी ने जंग की थी और इन्हीं खोखरों में से किसी ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन मंगबरनी किसी तरह इन खोखरों से साठगांठ करने में कामयाब होता है और कुबाचा से लाहौर और पंजाब के कुछ और इलाके छीन लेता है। मंगोल जलालुद्दीन मंगबरनी को भूखे भेड़ियों की तरह तलाश कर रहे थे। मंगबरनी जानता था कि खोखरों की सेना से मंगोलों से नहीं निपटा जा सकता और ना ही मुल्तान के राजा कुबाचा में इतनी हिम्मत है कि वो मंगोलों से जंग कर ले। बस मंगबरनी की आंखें इल्तुतमिश की ओर घूमी और उसने इल्तुतमिश को पैगाम लिख भेजा कि मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर मंगोलों को हरा देंगे और मुझे दिल्ली सल्तनत में रहने के लिए कोई इलाका दे दो। इल्तुतमिश को मंगबरनी का ये पैगाम मिला ही था कि अचानक उधर से चंगेज खान का भी पैगाम आ जाता है कि अगर तुमने मंगबरनी की मदद की या उसे रहने के लिए जगह दी तो अंजाम भयानक होगा। इल्तुतमिश फंस जाता है, एक तरफ मंगोल तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन मंगबरनी। इल्तुतमिश अक्लमंद हुक्मरान था, उसे पता था कि अगर मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया तो वो यहाँ के शहर उजाड़ देगा, मासूम लोगों को जिंदा जला देगा। इस मुसीबत से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को मदद करने से इनकार कर दिया और अपनी सूझबूझ से भारत को मंगोलों के हमले से बचा लिया। चंगेज खान को जब ये पता चलता है कि जलालुद्दीन मंगबरनी मुल्तान और पंजाब के इलाकों में छुपा है तो चंगेज खान की सेना मुल्तान पर हमला कर देती है और लूट मार करके वापस चली जाती है। यहाँ बेचारे कुबाचा का बैठे बिठाए ही नुकसान हो जाता है और उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। जब माहौल ठंडा होता है तो जलालुद्दीन मंगबरनी 1228 ईस्वी में पंजाब में अपने सेनापति सैफुद्दीन को हुकूमत सौंपकर वापस ख्वारिज्म चला जाता है। इल्तुतमिश जब इन सब मुसीबतों को निपटाकर थोड़ी चैन की सांसें लेने की कोशिश करता है तो इतने में बंगाल में खिलजियों द्वारा बगावत खड़ी कर दी जाती है। दरअसल मोहम्मद गोरी के दौर में उसका एक सिपह सालार बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को फतह करता है। बाद में जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान नामी सिपह सालार को बंगाल का सूबेदार बना देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होते ही अली मर्दान अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, मगर बख्तियार खिलजी के चाहने वाले सरदार अली मर्दान का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अली मर्दान ने ही बख्तियार खिलजी की हत्या करवाई थी। फिर वे सरदार अपने एक आदमी हिसामुद्दीन इवाज को बंगाल का राजा बना देते हैं। इस वक्त इल्तुतमिश ताजुद्दीन यिल्दिज, कुबाचा, खोखरों और मंगोलों से अकेले ही लड़ रहा था। बंगाल की समस्या बढ़ती ही जा रही थी। हिसामुद्दीन इवाज धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के इलाकों को कब्जाने लगता है। हिसामुद्दीन इवाज को सबक सिखाने के लिए इल्तुतमिश सेना लेकर बंगाल की तरफ रवाना होता है, मगर हिसामुद्दीन इवाज बिना जंग के ही हार मान लेता है और सालाना खिराज पर इल्तुतमिश के अधीन होने का वादा करता है। मगर जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटता है तो हिसामुद्दीन इवाज अपना रंग बदल लेता है और वापस अलग रियासत का ऐलान कर देता है। इस बार 1227 ईस्वी में
इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजता है। नासिरुद्दीन महमूद हिसामुद्दीन को हराकर बंगाल मुसीबत का किस्सा ही खत्म कर देता है। इस तरह नासिरुद्दीन महमूद बंगाल के बिगड़े हुए हालात को सुलझा लेता है। इल्तुतमिश इस जीत से खुश होकर अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल व बिहार का सूबेदार बना देता है। दोस्तों, अब तक आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भारत में हुकूमत करने पर भी इल्तुतमिश की हिंदू राजाओं से भिड़ंत क्यों नहीं हुई। दरअसल हिंदू राजाओं ने पहले तो इल्तुतमिश की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था और चुपचाप अपनी हुकूमत चला रहे थे। मगर जब इल्तुतमिश अपने कई दुश्मनों से निपटने में व्यस्त था, तब सन 1225 ईस्वी में कई हिंदू राजा एक साथ बगावत पर उतर आए। मगर इल्तुतमिश के सामने ये बगावतें सांस नहीं ले पाई। इल्तुतमिश ने एक एक कर सभी को अपने अंडर में ले लिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उस रणथंभोर किले को भी फतह किया जिसे 50 राजा भी कभी फतह नहीं कर पाए थे। इसी बीच 1231 में ग्वालियर के राजा मंगल देव ने मौका पाकर अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग करके आजाद होने का ऐलान कर दिया। इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंचता है और 11 महीनों तक ग्वालियर का घेराव करने के बाद मंगल देव को हरा देता है। मंगल देव ग्वालियर छोड़कर फरार हो जाता है और ग्वालियर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। 1228 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी वापस ख्वारिज़्म चला जाता है और पंजाब व लाहौर पर अपने नायब शमसुद्दीन को हुकूमत सौंप जाता है। उधर मुल्तान व सिंध पर नसीरुद्दीन कबाचा हुकूमत कर रहा होता है। दोनों ही इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत पर हमला करने की तैयारी में रहते हैं, मगर वो इल्तुतमिश पर हमला करते उससे पहले ही इल्तुतमिश उन पर धावा बोल देता है। इल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद पंजाब व लाहौर पर हमला करके शमसुद्दीन को हटा देता है, जबकि इल्तुतमिश नासिरुद्दीन कबाचा पर हमला करके उसका किस्सा खत्म करता है। इस तरह इल्तुतमिश अपने एक और ताकतवर दुश्मन कबाचा से छुटकारा पा लेता है। दोस्तों, इस वक्त तक इल्तुतमिश ऑफिशियल सुल्तान नहीं बना था। उसकी आजाद हुकूमत जरूर थी, मगर वो इस्लामी दुनिया में सुल्तान नहीं माना जाता था। इसीलिए उस वक्त के अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम के ओहदे से नवाजा और 1229 में जाकर इल्तुतमिश ऑफिशियल सुल्तान बना। (1229) में अचानक बीमारी की वजह से इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। अपने बेटे की याद में इल्तुतमिश एक मकबरा बनवाता है और इसी मकबरे के साथ ही भारत में सबसे पहला मकबरा बनवाने और मकबरा बनवाने के रिवाज की शुरुआत का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, तब वो अजमेर को अपना घर बना लेते हैं। सन 1235 ईस्वी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले जाते हैं, तो इल्तुतमिश ही वो पहला सुल्तान होता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार या दरगाह बनवाता है। इसके ठीक 1 साल बाद ही इल्तुतमिश लंबी बीमारी के चलते इंतकाल कर जाता है। इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत में उठापटक शुरू हो जाती है। इल्तुतमिश अपनी जगह अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाना चाहता था, मगर 1229 ईस्वी में ही नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की मौत के बाद उसके 4 बेटे बारी बारी सुल्तान बनते हैं, मगर महल के साजिशी सरदार सबको बारी बारी मौत के घाट उतारते जाते हैं। और फिर 1236 के आखिर में कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक औरत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। वो औरत थी रजिया सुल्तान। कौन थी रजिया? कैसे उसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया? क्या था उसके नाजायज संबंधों का राज? क्यों और किसने रजिया को मौत के घाट उतार दिया था? क्यों रजिया ने बेपर्दगी को आम किया था? सब जानेंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में।